विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग धीरे धीरे काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब तक तो ये कंसेप्ट क्लियर सा हो गया होगा आधुनिक भारत का, क्यों, जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो अब ये कारण बता सकते हो कि जब इतना कुछ हो रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में, लगभग 1608 ईस्वी में भारत में अंग्रेज आए थे। कंपनी तो 1600 में ही बन गई थी, और भारत कब आए थे पहली बार? 1608 में। तो 150 साल तक भारत में अंग्रेज जो है बहुत कुछ कर चुके थे। और उसके बाद में 1857 में एक गदर होती है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानी जाती है। तो आज हम लोग इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे, 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति, ये क्रांति जो है भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जानी जाती है, पहली स्वाधीनता आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको। लेकिन ये जो है सफल नहीं हुई, असफल रही। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इससे बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। उन्होंने पूरी व्यवस्था ही बदल दी 1857 की क्रांति के बाद भारत में। तो इसका हम लोग अध्ययन कुछ जो है टॉपिक्स में करेंगे। तो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक होगा ये होगा कि जो गदर हुआ था उस गदर के पीछे क्या कारण थे, गदर के पीछे क्या कारण थे, क्रांति के पीछे कारण क्या थे। तो कारण में हम लोग जो है राजनीतिक कारण का अध्ययन करेंगे, ठीक है, राजनीतिक कारण का अध्ययन करेंगे, आर्थिक कारण का अध्ययन करेंगे, और कुछ प्रशासनिक कारण इनका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है, और धार्मिक और सामाजिक कारण का भी अध्ययन करेंगे, धार्मिक और सामाजिक कारण का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे। और इसके अलावा कुछ जो है एक तात्कालिक कारण था। ये तो जब से भारत में अंग्रेज रहे हैं 1608 से लेकर के और जो है 1856-57 क्रांति से पहले तक का, तो वो पूरा एक बैकग्राउंड सा बना है भारत में। इन्होंने एक बैकग्राउंड बनाया क्रांति का जो है। लेकिन एक ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो अभी ये होता है कि जैसे दो पार्टी क्लास में जो है कभी कभी ये होता है कि अचानक लड़ पड़ते हैं, दो बच्चे अचानक जो है क्लास में लड़ पड़ते हैं। तो क्या उसके पीछे लड़ने का कारण जो है वो रहता है, पुराना कुछ कारण रहा होगा पहले से, जैसे पहले से कोई रंजिश रही हो और शीत युद्ध चल रहा हो दोनों में। फिर अचानक उस दिन क्या हो कि किसी बात को लेकर के दोनों में जो है तनातनी हो जाए। कोई तात्कालिक कारण होगा, मतलब उस दिन का कोई ऐसा कारण होगा, हो सकता है उसने गाली बक दिया हो या कुछ कर दिया हो, तो फिर दोनों में फाइटिंग हो जाती है। तो किसी मतलब कोई घटना घटित होती है, उसके पीछे जो है एक तो पुराना जो बैकग्राउंड होता है, पहले से चला आ रहा कारण होता है, और दूसरा क्या होता है, तात्कालिक कारण होता है कि इमीडिएट जो है उस समय कोई ऐसा कारण बना होगा जिससे घटना घटित होगी। तो ऐसे कुछ एक तात्कालिक कारण भी थी, तात्कालिक कारण भी रही है, ठीक है, जो तात्कालिक कारण भी ऐसी थी जिसको सैन्य कारण था, ठीक है। तो सैन्य कारण और तात्कालिक कारण ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का क्या जो है घटनाएं क्या क्या थी, प्रमुख विद्रोह की घटनाक्रम क्या था। तो घटनाक्रम देखेंगे किस तरीके से विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, ज्वाला कैसे लगी, फिर इस तरीके से विद्रोह घटनाक्रम के साथ में फिर इसका जो है प्रसार देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में इस विद्रोह का प्रसार रहा। तो प्रसार देखेंगे और उसका विद्रोह का क्या देखेंगे, स्वरूप देखेंगे। प्रसार के साथ साथ में विद्रोह का हम लोग स्वरूप देखेंगे। और इसके बाद में विद्रोह का अंत होता है, तो विद्रोह का अंत देखेंगे। फिर अंत के बाद असफल हो जाता है, भारत में जो है विद्रोह असफल हो जाता है, तो असफलता देखेंगे। फिर असफलता के कारण का भी हम अध्ययन करेंगे, क्यों असफल रहा हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल क्यों रहा, तो उसके कारणों को भी हम देखेंगे। और उसके बाद में इसके क्या परिणाम पड़े, क्या परिणाम हुए विद्रोह के, भारत में क्या परिणाम हुए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अध्ययन करेंगे। परिणाम ज़्यादातर जो अंग्रेज़ नीतियाँ थी उसमें परिवर्तन हुआ। अंग्रेज़ों ने
सारी नीतियाँ परिवर्तित कर दी। अभी तक क्या था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है कंपनी शासन कर रही थी। और 1857 के विद्रोह के बाद में कंपनी से शासन छीन लिया गया और सीधे इंग्लैंड की सरकार जो महारानी थी उन्होंने शासन सत्ता अपने हाथ में संभाल लिया। तब इसी के बाद से जो है भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? वायसराय। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इन जो है टॉपिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? कारण देखेंगे कि जो है क्रांति के क्या कारण थे। कारण में हम लोग राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सामाजिक और तात्कालिक कारण का अध्ययन करेंगे। ठीक, और इसके अलावा जो है जो प्रमुख घटनाक्रम थी, कैसे विद्रोह कहाँ से शुरू हुई, ज्वाला कैसे लगी, फिर उसका प्रसार पूरे भारत में किस तरीके से उसका प्रसार हुआ और उसका क्या स्वरूप था। आपने देखा कि झांसी की रानी भी तलवार लेके खड़ी हो गई। ठीक है, तात्या टोपे भी तलवार लेकर के खड़े हुए कानपुर की तरफ से। और उसके बाद में जो है 1-2 साल के अंदर ही पूरी क्रांति को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। अंग्रेज़ों ने जगह जगह उसको दबा दिया। और दबाने के पीछे इन्होंने जो एक नेटवर्क बनाया था, रेल जाल का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि रेल का जब विकास हुआ भारत में तो इसकी वजह से उसके पीछे कारण भी था। रेल को विकसित करने के पीछे अंग्रेज़ों का कारण ये भी था कि इस समय जगह जगह पर जो है सैन्य विद्रोह या नागरिक विद्रोह हो रहे थे। कोई जनजाति विद्रोह कर रहा था तो कहीं पर जो है कोई किसान विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह एकदम से विस्फोट में नहीं हुआ था। इसके पहले छोटे छोटे विद्रोह होते थे। वो हम लोग जो है एक क्लास में इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न खाली वो पूछ लेता है कि ये क्रांति कहाँ से संबंधित है और इस क्रांति का कौन जो है लीडर था। तो हम लोग पूरे क्रांति का एक लिस्ट बना करके और एक जगह 1857 की क्रांति के बाद इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो उसमें कुछ क्रांति पहले होती है 1857 से पहले, कुछ जनजाति करते हैं, कुछ जो है धार्मिक लोग करते हैं, धार्मिक क्रांतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समूह मतलब कुछ छोटे छोटे समूह टुकड़ियों में भी क्रांतियाँ होती थी। तो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ों ने जो है रेल लाइन बिछाया, डाक व्यवस्था स्थापित की, जिससे कि तुरंत सूचना पहुंच जाए। उनका जो नेटवर्क था पूरे भारत पर, और वो जल्दी से जल्दी सैन्य कार्यवाही करके विद्रोहों को दबा सके। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उस समय तक अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर एक नेटवर्क फैला दिया था। रेलवे नेटवर्क, परिवहन का नेटवर्क और जो है डाक प्रणाली सुदृढ़ कर ली थी कि तुरंत जो है सूचना पहुंच जाए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। ठीक, भारत बड़ा था तो पूरे भारत में नेटवर्क अच्छी तरीके से स्थापित कर रखा था। तो इसलिए ये क्रांति असफल रही और फिर इसका परिणाम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 2-3 टॉपिक का अध्ययन करते हैं यहाँ पर। जैसे कारण की बात करें अगर, तो सबसे पहले राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो भारत में आपने देखा होगा किस तरीके से अंग्रेज़ों ने 1757 से भारत में जो है राजनीतिक घुसपैठ शुरू किया। अभी तक तो अंग्रेज क्या थे, व्यापारिक कंपनी थी ना, अंग्रेजों क्या खाली व्यापार कर रहे थे। लेकिन 1757 में इन्होंने बंगाल को जीता था। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल को विजित किया था। और किसने विजित किया था अंग्रेजों की तरफ से? कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव से ये विजय शुरू होता है 1757 से। और देख रहे हो 100 वर्ष बाद ही 1857 में क्रांति हो जाती है। 1857 में क्रांति होती है। एक 100 वर्ष का लंबा समय लगता है भारत को जो है एकजुट होने में। भारत एकजुट होता है 100 वर्ष तक लग जाते हैं। तो यहाँ देखा 1757 में जो है बंगाल को विजित किया। फिर इसके बाद में जो है एक व्यक्ति आता है वेलेस्ली, गवर्नर जनरल बन करके। उसने जो है सहायक संधि को हथियार अपनाया और भारत को बहुत सारे राज्यों को जीतता चला गया, अपने साम्राज्य में मिलाता चला गया। तो इस कड़ी में हम लोगों ने देखा सबसे पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद को सहायक संधि करके और उसने मिला लिया था। कब मिलाया था? 1798 में। और इसके बाद में मैसूर का अंत किया था। मैसूर में टीपू सुल्तान की हत्या करके 1799, हत्या के मतलब युद्ध में हरा कर मार करके उसे, और 1799 में इसे भी सहायक संधि के तहत मैसूर को भी अंग्रेज मिला लेते हैं अपने साम्राज्य में। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य था। यहाँ पर क्या था? मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य 1818, याद करो हम पढ़ा रहे थे 1818 में, हाँ, मंदसौर की संधि 1818 में जो है उस समय बाजीराव द्वितीय के साथ मंदसौर की संधि होती है। और उसके बाद मराठा साम्राज्य को जो है पूरी तरीके से अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस तरीके से 1818 में मराठा
जो है अधिकृत कर लेते हैं। और इसके अलावा सिंध की बात करें तो 1843 में जो है सिंध, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड, यहाँ से प्रश्न आता है कि सिंध विजय किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो। और कल मैंने पढ़ाया था लॉर्ड एलनबरो ने एक प्रथा खत्म की थी भारत से। कौन सी प्रथा? लॉर्ड एलनबरो, ठगी प्रथा। कौन सी प्रथा? ठगी प्रथा। तो इतनी जल्दी भूल जाते हो। तो लॉर्ड एलनबरो ने सिंध को विजय किया था 1843 में। और 1818 दास प्रथा है, हाँ, लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा समझिए। और 1848 में जो है सिख जो है क्षेत्र था पंजाब, 1848 में किसको विजय किया था? पंजाब को। और राणा साहब जो है आपका अवध वाला क्षेत्र था, अवध वाला क्षेत्र कब विजित हुआ था? 1856 में, 1856। तो इस तरीके से देख रहे हो पूरे भारत को इन्होंने कब्जा करते चले जा रहे थे। और ये देख लो 1856 और उसके एक साल बाद ही क्या होती है? 1857 की क्रांति। यहाँ से तो नवाब वाजिद अली शाह को उठा करके कलकत्ता भेज देते हैं अंग्रेज़ पेंशन पर है। और यहाँ जो है 1857 के विद्रोह में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, क्या नाम था? बेगम हज़रत महल, वो जो है क्रांति में भाग लेती हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो पूरे भारत को धीरे धीरे करके ये अपने साम्राज्य में मिलाते गए। इसमें जो है डलहौजी की बहुत बड़ी जो है हड़प नीति थी। ये सब हड़प नीति के ही शिकार हुए थे। पंजाब राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ और आपका अवध राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ। सब को हड़पते चले गए ये। तो इस तरीके से इनको जब हड़प लिए और हड़पने के साथ में वहाँ के शासक प्रशासक को क्या करते थे? पेंशन दे करके और उन्हें निर्वासित कर देते थे। उन्हीं के राज्य से उठा करके दूसरी जगह भेज देते थे। उन्हीं के राज्य से उठा करके दूसरी जगह भेज देते थे। जैसे अब बाजीराव द्वितीय जो था मराठा को, उसको कहाँ भेज दिया? बिठूर में। उसको कहाँ भेज दिया? बिठूर, कानपुर के पास। यानी इतनी दूर भेज दे रहे हैं कि दोबारा यहाँ तुम आने को जो है सोच भी नहीं सकते हो। और उसके बाद उसका बेटा जो गोद लिया हुआ बेटा था नाना साहब, ठीक है, दोनों पंथ मैंने पढ़ाया था। तो नाना साहब का पेंशन ख़त्म कर दिया। तो नाना साहब भी 1857 की क्रांति में तलवार लेके खड़े हो गए। झांसी की रानी, ये वाला क्षेत्र झांसी वाला क्षेत्र था, ठीक है, ग्वालियर और झांसी ये वाला क्षेत्र। तो झांसी की रानी, उनका जो दत्तक पुत्र था उसको भी उत्तराधिकार का वो नहीं मिला, तो उसे भी हड़प लिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। तो झांसी की रानी भी घोड़े बैठ करके और आ गई जो है युद्ध करने। तो इस तरीके से देख रहे हो पूरा ये राजनीतिक कारण था। इन्होंने अंग्रेज़ों ने बारी बारी से भारतीय साम्राज्य को, भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाते चले गए। और दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने जो है वहाँ के शासकों को पेंशन दे करके, नाम मात्र का पेंशन दे करके उन्हें रुखसत कर दिया, भगा दिया। और लास्ट तक आते आते का पेंशन भी नहीं, काहे को पेंशन, किस बात का पेंशन? पेंशन भी बंद कर दिया। तो पेंशन भी बंद कर दिया, इसीलिए तो ज़्यादातर जो है ये सब क्रांति में भाग लिए। तो इस तरीके से ये कुछ कैसे कारण थे? राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण के अलावा जो है प्रशासनिक कारण की अगर बात करें तो प्रशासनिक कारण में जो भारत के लोग भी नौकरी करते थे। ऐसा तो है नहीं कि जो है ज़्यादातर नौकरी वाले पैसे जो है अंग्रेज़ के हाथों में थे। भारत जितने भी छोटे छोटे पद थे वो सब किसको दे रखा था? भारतीयों को। भाई अंग्रेज़ तो टुकड़े भर, मतलब एक छोटी सी टुकड़ी आई थी भारत में राज करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे, थोड़े से आए थे। और भारत में उस समय ज़्यादातर अधिकांश जनता उनके यहाँ नौकरी करती थी। तो उनको उच्च पद नहीं दिया जाता था, किसी भी विभाग में उन्हें ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था, ना ही ऊंचे पद पर रखा जाता था, ना ही उनको अच्छा वेतन दिया जाता। सेम पद है और अंग्रेज़ों का और भारतीयों का दोनों का वेतन अलग अलग होता था। कालों का वेतन अलग, गोरों का वेतन अलग, पद सेम है। अगर एक सैनिक है, एक सिपाही है, अंग्रेज़ सिपाही है तो उसको वेतन ज़्यादा होगा और भारतीय सिपाही है तो उसे वेतन कम होगा। तो ये भी कुछ कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, जिसमें जो है कम वेतन, भेदभाव था। तो इस वजह से जो है ये भी कारण बनता है। इसकी वजह से भारत के 1857 के गदर में सैनिक गदर भी हुआ था। जो सेना की टुकड़ी थी वो भी विरोध में खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रशासनिक कारण थे। और आर्थिक कारण तो देख ही रहे हो, लूटते आ रहे थे पूरा शुरू से ही। आर्थिक कारण बहुत प्रबल कारक बना, धन का बहिर्गमन कर रहे थे अच्छी तरीके से। बंगाल को जीत करके और बंगाल में जो है द्वैत शासन लगा दिया, और द्वैत शासन लगा करके पूरी तरीके से दूध की तरीके से दूह लिया पूरा बंगाल को।
द्वैत शासन लगा करके दूध की तरीके से बंगाल को क्या करते गए, दूधते चले गए। तभी तो धन का बहिर्गमन हुआ। इंग्लैंड धन लेकर के अंग्रेज जो है भारी मात्रा में, और इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था और दस्तक का दुरुपयोग करते थे। जो वो लोग पास देते थे अंग्रेज़ों को कि तुम व्यापार करोगे पास पर कुछ रियायत दर पर, तो उस दस्तक को किराए पे दे देते थे दूसरे को, देसी राज्यों को दे देते थे किराए पे। जैसे बंगाल में व्यापार करने मराठों को जाना है, तो अब ये क्या करते थे अंग्रेज, जो दस्तक बंगाल के नवाब से लेते थे कि चलो हमको जो है तुमको सस्ते में तुम्हारे यहाँ व्यापार कर लेंगे, सीमा शुल्क ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो वो दस्तक एक पास होता था, जैसे तुम लोगों को पास दिया जाता है कहीं जाने आने के लिए। तो ऐसे ही दस्तक एक पास था जिस पर नवाब का मुहर लगा होता था, या किसी जिस राज्य का हो उस राज्य का मुहर लगा होता था। अब उस दस्तक को ही बेच देते थे, कहते थे कि जो है दूसरे जो है देसी राज्य को, जैसे मान लो बंगाल में मराठों को व्यापार करने जाना है, तो मराठों को क्या कर दिया, उस दस्तक को ज़्यादा पैसे में किराए पर उठा दिया, बेच दिया और उनसे पैसा ज़्यादा ले लिया, और वो व्यापार करने के नाम मतलब अब दस्तक हो गया। तो वहाँ राजा कह नहीं सकता है कि हम तो पास लेकर आए हैं व्यापार करने, तो हमारे साथ सीमा शुल्क ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो इस तरीके से आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुँचाया अंग्रेज़ों ने, दस्तक का दुरुपयोग किया। तो बहुत सारे कारण बने आर्थिक रूप से जो है। और एक भू राजस्व प्रणाली तुमने पढ़ी है, कौन कौन सी भू राजस्व प्रणाली थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ये 3 बंदोबस्त थे, 3 व्यवस्थाएं थी। तो जिसमें जमींदारों का जो है वो आविर्भाव हुआ, जमींदार का उदय हुआ, और जमींदार किसानों का क्या करते थे, शोषण करते थे। तो भारतीय किसान जमींदारों से बहुत परेशान रहती थी इस भू राजस्व नीति के कारण। तो भू राजस्व नीति ने भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान किया, भारतीय किसानों को बहुत जो है परेशान किया, शोषण हुआ, आर्थिक सामाजिक सब तरीके का शोषण हुआ। इसके अलावा भारत में जो शिल्पी थे, कारीगर जो थे, वो पूरी तरीके से ठप पड़ गया शिल्प व्यवस्था। क्योंकि अंग्रेज तो यहाँ से क्या करते थे, हिंदुस्तान से जो है अपना कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी। तो औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चा माल से यहाँ क्या करते थे, माल को निर्मित करते थे, और निर्मित माल फिर भारत लाते थे, बेचते थे। और भारत के बेचारे जुलाहे जो कपड़ा बनाते थे, वो कपड़ा जो है उतनी ज़्यादा हाथ से कढ़ाई करते थे, हाथ से जो है सिलाई करते थे, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती थी कपड़ों में। तो इसलिए अंग्रेजी कपड़ों के सामने भारतीय कपड़े टिक नहीं पा रहे थे, सस्ते भी नहीं पड़ रहे थे, ये हाथ से बना रहे थे तो महंगे पड़ रहे थे। तो बेचारे ये सब इनका धंधा चौपट हो गया, इन सब का धंधा चौपट हो गया। शिल्पी जुलाहे सब बेचारे बेरोजगार हो गए, पूरे बेरोजगार। तो अब जब बेरोजगार हो गए, इनकी रोजी रोटी छिन गई, तो फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर भी भावना भड़केगी ना अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये सब कुल मिला करके जो है गदर का कारण बनता है। पूरा देश जो है अब जो है परेशान हो चुका था अंग्रेज़ों के नीतियों से लेकर के। तो इस तरीके से एक ऐसा जो है पूरा फेनोमेना बना। और इधर जो है कुछ ऐसे थे जो धर्म के क्षेत्र में जो हस्तक्षेप कर रहे थे, सती प्रथा ख़त्म कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह चालू करा रहे थे, जबकि ये भारत में प्राचीन समय से इसकी जड़ें गहराई तक व्यवस्थित थी। और यहाँ के लोग मानते थे सती प्रथा बहुत अच्छी प्रथा है। भारत के जो धार्मिक व्यक्ति लोग थे वो कहते थे सती होना अच्छी बात है। अब तुम किसी की जो सामाजिक रीति रिवाज है उसके खिलाफ अगर जाओगे, जैसे अभी कोई व्यक्ति हो समाज में और वो जो है जादू टोने में विश्वास करता हो खूब अच्छी तरीके से समाज में, और उसके खिलाफ कोई जो है उस बात करने लगे, जैसे अभी आसाराम बापू की बात करें तो आसाराम बापू को बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि जो है अगर बात कर दो उनके सामने कि बापूजी ऐसे थे आसाराम, और वो जेल में है इस समय, तो आपको जो है मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि सारी कहानी पता चल गई कि जो है सोने का भस्म खा करके बाप बेटे जो है बुढ़ापे में जवानी चर्रा रही थी, और जो है जाने क्या क्या कांड कर रहे थे आश्रम में। तो इस तरीके से एक अंधविश्वास अगर किसी के प्रति है और उसके अंधविश्वास को अगर आप मिटाना चाहोगे तो वो बगावत के लिए खड़ा हो जाएगा। तो भारत में सती प्रथा को ख़त्म करने का अंग्रेज़ों ने काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा ख़त्म किया था कि नहीं किया था। विधवा पुनर्विवाह, हालांकि भारतीय लोगों का सहयोग था उस समय, लेकिन एक जो पूरी मतलब भारत की जो एक आम जनता थी वो इन सब चीज़ों को मानती थी। तो धार्मिक हस्तक्षेप किया, धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया अंग्रेज़ों ने, तो इसलिए धार्मिक व्यक्ति जो थे वो भी खिलाफ हो गए। तो ये सब एक इन्वायरमेंट बनता है धीरे धीरे करके 1857 की क्रांति का। और इसके अलावा जो है तात्कालिक कारण देखते हैं हम लोग। तात्कालिक कारण एक महत्वपूर्ण कारण था। ये तो सब 100 साल तक क्या हुआ, ये सब 100 ईयर्स तक जो है बीजारोपण होता रहा। 1757 की जो है प्लासी के युद्ध से लेकर के और 1857 तक ये एक बीजारोपण होता रहा। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था कि उस समय जो है एक राइफल आई जो है
एनफील्ड नाम की जो है, उस राइफल में जो कारतूस लगाया जाता था उसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से जो है उस कारतूस को जो है उसके खोल को बनाया जाता था। तो जो सैनिक थे उसमें ब्राह्मण भी थे और जो सैनिक थे उसमें मुस्लिम भी थे। तो मुसलमानों के लिए जो है सूअर नापाक था और हिंदुओं के लिए गाय वर्जित है, गाय का मांस और गाय की चर्बी लगी है, और उससे जो है कारतूस को खोल से निकाल करके और जो है राइफल में जो है लोड करना। तो धीरे धीरे करके जब भारतीय सैनिकों को पता चला कि एक नया जो है भारत में नई राइफल आई है और वो हम लोगों से इस तरीके से जो है लोड कराकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज, तो बगावत यहाँ से शुरू होती है। तो बगावत की सबसे बड़ी चिंगारी जो लगती है वो कैसे, वो नया राइफल जो आया था उस नए राइफल के कारण जो है, जिसमें कारतूस में जो है क्या प्रयोग किया गया था, सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ था। तो उसकी वजह से भारतीय सैनिक जो थे, ब्राह्मण सैनिक या मुस्लिम सैनिक, वो बहुत ज़्यादा जो है निराश हो गए थे कि हमारे धर्म को ही भ्रष्ट करने चला है अंग्रेज़ जो है। तो इसलिए जो है, और ये बनते कहाँ थे, दमदम में बनते थे, बैरकपुर में बनते थे और मेरठ में बनते थे। ऐसे कारतूस जो है उनके कारखाने, यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले जनवरी जो है, हाँ, जनवरी 1857 में जो है दमदम में पहला विद्रोह हुआ, मना कर दिया। दमदम में क्या किया, वहाँ के सेना ने क्या किया, कहा कि हम जो है इस कारतूस को प्रयोग नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो जनवरी में देखते हैं यहाँ, और फरवरी में बैरकपुर में, फरवरी 1857 में कहाँ पर, बैरकपुर में भी जो है, यहाँ पर भी जो है 19वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री, यानी यहाँ से प्रश्न आता है बैरकपुर की कौन सी इन्फेंट्री ने, इन्फेंट्री मतलब जो देसी रेजिमेंट थी, जो देसी सैन्य टुकड़ी थी। अंग्रेज़ों के पास गोरखा होते थे और सिख रेजिमेंट होता था, देसी रेजिमेंट होता था। तो 19वीं देसी रेजिमेंट जो थी, नेटिव रेजिमेंट जो थी, इन्फेंट्री थी बैरकपुर में, तो उसने फरवरी में विरोध किया इस चीज़ का। किस चीज़ का, कि हम गोली कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, चर्बी लगी हुई कारतूस का नहीं प्रयोग करेंगे। तो ये 19वीं जो है नेटिव इन्फेंट्री थी। और इसके अलावा जो है मार्च में बैरकपुर में ही 34वीं इन्फेंट्री का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे। यहाँ से प्रश्न आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित था, 34वीं रेजिमेंट से संबंधित था। किससे, देसी रेजिमेंट, कौन सा, 34वीं। तो मंगल पांडे इस रेजिमेंट से था और इसने जो है 29 मार्च को 2 अधिकारियों की हत्या कर दी, इस बात को लेकर के। किस बात को, कि जो है हमारे साथ क्या हुआ, छल किया है, हमारे साथ अंग्रेज़ों ने छल किया है। तो इसने ह्यूसन को और लेफ्टिनेंट बाग को, 2 अधिकारी अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन, इन दोनों को ठाए गोली मार दी मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे किससे संबंधित था, 34वीं इन्फेंट्री से। और मंगल पांडे का जन्म होता है बलिया में। कहाँ होता है, बलिया में। एक ब्राह्मण परिवार से थे मंगल पांडे। तो इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए इन्होंने अपने ही अधिकारी ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इनको फांसी की सज़ा होती है, 9 अप्रैल को। ये सन याद रखना है, 9 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा होती है। 9 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिलती है, फांसी। तो यहाँ से मंगल पांडे से इतना प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे किस देसी रेजिमेंट से संबंधित थे, 34वीं। और इन्होंने किन 2 अधिकारियों की हत्या की, ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की। और इन्हीं फांसी कब हुई, 9 अप्रैल 1857 को। तो ये सारी बात होती है। इसके बाद में जो है ये कहाँ से संबंधित थे, बैरकपुर से। ये कहाँ से संबंधित है, बैरकपुर से। अगर मानचित्र में आप देखोगे तो बैरकपुर ये सब बंगाल में है। कहाँ है, बंगाल में है। दमदम, बैरकपुर सब कहाँ थे, बंगाल में थे, ठीक। दमदम, बैरकपुर ये सब कहाँ थे, बंगाल में थे। लेकिन इसके बाद में ये घटना यहाँ चिंगारी की तरीके से पहुँचती मेरठ में। ये मेरठ में आग लगती है, मेरठ में जानकारी होती है यहाँ पर। और यहाँ के कि जो है हमारे कारतूस में क्या मिलाया गया है, सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी। तो मेरठ के जो सैन्य टुकड़ी थी, उन लोगों ने सामूहिक रूप से त्याग कर दिया कि हम जो है
नहीं काम करेंगे, मतलब हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कड़ा एक्शन लिया। कड़ा एक्शन लेते हुए और इन सबको क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। मेरठ में सिपाहियों को, लगभग 80 सिपाहियों को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया मेरठ में, ठीक है। और ये घटना है जो है आपकी 9 मई की घटना थी। 9 मई को जो है क्या हुआ कि यहाँ पर लगभग बर्खास्त करके और 80-90 व्यक्तियों को 10 साल की कठोर कारावास में डाल दिया इनको। इतनी सी बात को लेकर के 9 मई 1857 को अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, उन सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से हटा दिया। उसके अलावा क्या कर दिया, 10 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। तो 9 मई को यहाँ पर जो है ये घटना घटित होती है। और इसी के बाद में 10 मई को जो है मेरठ से ही 10 मई को जो है मेरठ से ही बगावत शुरू हो जाती। शाम का समय था और 10 मई से ही मेरठ के सिपाही क्या करते हैं, खुले रूप से बगावत शुरू कर देते हैं, हथियार लेकर के। और जो कोई अंग्रेज मिलता है उसको क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। यानी विद्रोह 10 मई से शुरू हो जाता है। तो कब से शुरू होता है विद्रोह, 10 मई 1857। 10 मई 1857 से विद्रोह भारत में प्रारंभ होता। कहाँ से, मेरठ से। तो यहाँ से प्रश्न आता है मेरठ से 10, लेकिन इसकी जो तारीख निश्चित की गई थी 31 मई, जो लोगों ने मिल करके इसको बहुत ही मतलब एक वैसे मतलब क्या कहते हैं आप, मतलब व्यवस्थित तरीके से क्रांति को करना था। तो इसके लिए डेट निश्चित की गई थी 31 मई 1857। और जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग आपस में मिलते थे और एक दूसरे को जो है रोटी दिखाते थे चिन्ह के रूप में, और गुलाब वो उसका कमल का फूल दिखाते थे। तो इस क्रांति का जो एक तरीके से जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वो क्या था, रोटी और कमल का फूल। तो रोटी और कमल का फूल दे करके ये लगता आपस में जो है ये हो जाते थे कि हम लोग क्या हैं, क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी ये निशान रखते थे, रोटी और कमल के फूल का निशान रखा करते थे। तो इससे पता चल जाता था कि ये क्या है, क्रांतिकारी। और गुपचुप तरीके से उन्होंने तारीख क्या मुकर्रर की थी, 31 मई 1857। लेकिन इधर मेरठ में जो है क्या किया, 80-90 सिपाहियों को बर्खास्त करके 10 वर्ष का कारागार दे दिया 9 मई को। तो समय से पहले ही 10 मई को ही, 31 मई को क्रांति ना होकर के कब हो गई, 10 मई को। तो 10 मई को समय से पहले ही क्रांति प्रारंभ हो जाती है मेरठ। अब मेरठ से क्रांति प्रारंभ हुई, मेरठ के पास में ही नज़दीक में ही क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली में कौन बैठा हुआ है, मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह द्वितीय जो आखिरी मुग़ल बादशाह था, ठीक है। अकबर द्वितीय का लड़का था ये। अकबर द्वितीय हम पढ़ाए थे ना, अकबर द्वितीय जिसने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि, और अपने पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजते हैं ना, याद है। तो वहीं पर इनका बेटा था कौन, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। वो कविताएं लिखता था, इसीलिए उसको जफ़र कहा गया, जफ़र नाम से कविताएं लिखता था। तो बहादुर अभी भी मुग़ल बादशाह के नाम से जाना जाता था, बादशाह। तो फिर इन्होंने जो मेरठ के सैनिक थे, अब सैनिक को कोई नेतृत्व प्रदान करे, इसलिए जो है यहाँ के सैनिक चलते हैं, पैदल ही रात भर चलते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ, दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली में बादशाह को कहते हैं, और बादशाह की आयु उस समय थी 80 वर्ष। बादशाह की आयु कितनी थी, 80 वर्ष। और बादशाह को कहते हैं कि जो है तुम हमारे क्या बन जाओ, क्रांति के नेता बन जाओ। तो बादशाह भी, उसका भी पेंशन वेंशन ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने, वो भी जो है परेशान था। उन्होंने कहा ठीक है, बिगुल बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्रांति में वहाँ पर 11 मई को पहुँचते हैं, और 11 मई को जो है दिल्ली पहुँच करके और बादशाह को, बहादुर शाह जफ़र को अपना क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। और 12 मई तक दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। 12 मई तक दिल्ली पर क्या कर लेते हैं, पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो 12 मई तक दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। लेकिन अपने में से ही कुछ गद्दार होते हैं। तो एक गद्दार था जो है इलाही बख्श, एक गद्दार था, इन्हीं का जो बादशाह का ही जो है रिश्तेदार था, इलाही बख्श। तो इलाही बख्श ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि बहादुर शाह जफ़र कहाँ है। तो हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफ़र छिपा हुआ था, और अंग्रेज़ जो है अधिकारी से ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं हुमायूं के मकबरे में। और वहाँ पर उनके 2 बेटों को और एक जो है नाती को, नाती मतलब पौत्र को गोली मार देते हैं। 2 बेटे और एक नाती को गोली मार देते हैं, पौत्र को गोली मार देते हैं। और बहादुर शाह जफ़र 80 वर्ष का था, इसको क्या करेंगे, मारेंगे, गोली वोली मारे नहीं, और इसको जो है उठा करके रंगून भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं बहादुर शाह जफ़र को, रंगून जो कहाँ है, म्यांमार में, बर्मा में, आज कहाँ है, बर्मा में। तो यहाँ उठा कर, इनका ये मकसद ही रहता था उठा करके दूर फेंक देना। तो कहाँ भेज दिया, रंगून।
वही गाना बना है मेरे पिया गए रंगून। तब इनकी पत्नी थी जीनत महल, बहादुर शाह जफर की बीवी का नाम क्या था? जीनत महल। तो जीनत महल सहित ही दोनों लोगों को उठा करके रंगून भेज देते हैं। तो यही गाना बन गया मेरे पिया गए हैं रंगून, वहाँ से भेजा है, पता नहीं क्या गाना। तो यहाँ पर रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ये भी तारीख याद रखना, 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है। और जब मृत्यु होती है, क्योंकि ये शायर थे तो इनके कब्र पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा बदनसीब बादशाह था जिसको अपने वतन में, अपनी मातृभूमि में बेचारे को दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली, कि इसको अपने मातृभूमि में दफनाया जा सके, 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली। ठीक है। तो ये इस पूरी घटना को लाइव जो देखा था, एक शायर था मिर्ज़ा गालिब, आपने नाम सुना होगा, शायर का नाम सुना होगा मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में इस घटना को पूरी तरीके से लाइव देखा था। प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है कि दिल्ली के इस मतलब विद्रोह को, मेरठ के विद्रोह को लाइव देखने वाला कौन शायर था? तो मिर्ज़ा गालिब था। तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है इसका लाइव प्रसारण देखा था। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, मिर्ज़ा गालिब ने इसका लाइव प्रसारण देखा था। और चूँकि मंगल पांडे इस जो है उसके क्या नाम है, इस गदर में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। इस गदर में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। कब फांसी हुई थी? 9 अप्रैल 1857 को। तो 9 अप्रैल 1857 को फांसी होती है। इसलिए मंगल पांडे को इस गदर का प्रथम सिपाही कहा जाता है। मंगल पांडे को क्या कहा जाता है? 1857 की गदर का प्रथम सिपाही। तो प्रथम सिपाही भी कहा जाता है मंगल पांडे को 1857 की गदर का। तो ये कुछ इसकी घटनाक्रम थी जो यहाँ से जो है घटना प्रारंभ हो जाती है। अब ये दिल्ली में तो क्रांति शुरू हुई, अब इसके साथ साथ इसका प्रसार शुरू हो गया देश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों में। तो यहाँ से कुछ प्रश्न और आते हैं, उन पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बाकी प्रसार और जो है विद्रोह का जो स्वरूप है, सब हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे। यहाँ पर इस समय जो विद्रोह हुआ था, तो इंग्लैंड में महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि गदर के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। और वहाँ का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पीएम कौन था? पामस्टन था। ठीक है, इनका याद नोट कर लेना नाम। और महारानी इंग्लैंड की कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ थी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। और इस दिल्ली के घटनाक्रम को लाइव देखने वाला शायर कौन था? मिर्ज़ा गालिब। तो ये सब प्रश्न कुछ आते हैं फैक्ट्स के रूप में, इस प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। तो ये 1857 का गदर प्रारंभ होता है और इसका प्रसार और कौन कौन लोग मिल करके इसको दबाते हैं, तो ये सब हम लोग जो है आगे अगले जो है लेक्चर में देखेंगे।